हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो 7 प्रोसेसेस है, 7 स्टेप्स है जिसका हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ये जो 7 स्टेप्स दिए वो आप ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा आइडिया जनरेशन, सेकंड है आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड है कंसेप्ट डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। ये कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलोअप करने पड़ते हैं जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है वो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की हम वीडियो में कवर करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेसेस के बारे में कि क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for a company to be constantly on the lookout for opportunity for product development for long time सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी इन टूडेज फास्ट चेंजिंग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अब क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि एक कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। साथ ही साथ जो भी अगर हम बात करते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, ये बहुत रैपिड तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं लेके आती है, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट नहीं करती है, तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो स्मूथली एक बिज़नेस को रन कर सके फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की कि किस तरीके की चेंजेस आ रहे हैं। अब जूट क्या है, जूट इज़ फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स एंड स्टील इज़ फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम प्लास्टिक्स। ठीक है, thus it is always in the interest of a company to be at least one step ahead of other companies and introduce a new product before the competitor do it. It will also project the company as the leader. अब क्या होता है कि एक मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं। स्टार्टिंग में एक कंपनी आती है, वो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, इस तरीके से अपने जो प्रोडक्ट है उसकी पोजिशनिंग करती है, इस तरीके से स्ट्रेटजीज को बनाती है, मार्केटिंग करती है कि वो क्या करती है, एक इमेज अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके मार्केट में एस्टैब्लिश कर लेती है। उस प्रॉफिट को देख के बहुत सारे कॉम्पिटिटर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरीके का बिजनेस करते हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है एक फर्म के लिए लेके आते हैं। अब अगर एक कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना चाहती है, स्मूथली रन करना चाहती है, तो उसको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करनी होगी, नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना होगा, एक स्टेप आगे रहना होगा अपने कॉम्पिटिटर से, ताकि उसके जो कॉम्पिटिटर है उसको इमिटेट ना कर पाएँ, उसकी कॉपी ना कर पाएँ। और एक कंपनी को कंपटीशन से बचे रहना चाहिए। कब वो बच के रहेगी, कब वो कंपटीशन से बाहर रह पाएगी, तब जब वो नई नई इनोवेशन लाती रहेगी। ठीक है, ताकि वो क्या ना दे, अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको टाइम ही ना दे कि वो उसको कॉपी कर सके। ठीक है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप आता है आइडिया जनरेशन। कहीं ना कहीं हमारे पास आइडिया होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से कोई आइडिया होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट बना पाएंगे। सो आइडिया कैन कम फ्रॉम एनी सोर्स and in fact some even the most unlikely sources. The most important source is of course the user of the product. The problem faced by the consumer in the uses of the existing version of the product will throw up ideas for product development. अब क्या होता है कि कहाँ से हमें आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ आ सकते हैं किसी भी सोर्स से। जो यूज़र्स होते हैं प्रोडक्ट को एक्चुअली में जानते हैं किस तरीके का प्रोडक्ट वो यूज़ कर रही है, या फिर क्या क्या और जो है इस प्रोडक्ट में इनोवेशन की जा सकती है, क्या न्यूनेस उनको चाहिए प्रोडक्ट में, तो वहाँ से भी आइडिया जनरेट हो सकता है कंज्यूमर के थ्रू, जो भी प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें फेस करते हैं, तो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या वो करते हैं, एक आइडिया को देते हैं कि हाँ भाई इसमें इस तरीके के प्रोडक्ट में चेंजेस लाए जाए तो ये और बेहतर बन सकता है। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग से जो क्या करते हैं, आइडियाज़ देते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स एंड कंसल्टेंट, और फॉर दैट मैटर्स एनीवन कैन बी अ सोर्स फॉर आइडियाज़। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें हम क्या करते हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं, कहीं ना कहीं से आइडिया आता है। ठीक है, सो इंसिडेंटली in a number of cases competitor have proved to be a good source for ideas because a close watch on their products and the problem faced by the users of those products has thrown up a number of ideas. कई बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ना, जहाँ से आइडिया जनरेट होता है, वो होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव फॉर्म। कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके की प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर्स को ऑफर्स कर रहे हैं, ये भी एक गुड सोर्स है कि यहाँ से हमें आइडियाज़ आ सकता है। कई बार क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर है मान लो किसी और कंट्री में सेम प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, तो वहाँ से भी हमें आइडिया आ सकता है कि हाँ इस तरीके के प्रोडक्ट हम अपनी कंट्री में भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं।
So what is important is that the management must encourages the ideas and keep its eye, ears and mind open for ideas. So there should be a deliberate policies to generate and encourage the ideas and reward the successful idea provider. अब कंपनी को अपने आँख कान खुले रखना ज़रूरी है ताकि वो ये जहाँ से भी आइडियाज़ आ रहा है उसको एनकरेज करे, उसको ये ना कहे कि नहीं भाई हमें तो नहीं सुननी तुम्हारी, तुम क्या आइडियाज़ दे रहे हो। हर किसी को एनकरेज करना चाहिए, हर किसी से आइडियाज़ लेने चाहिए, ठीक है, ताकि वो इनोवेशन ला सके। अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि वो क्या करें, पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, नए नए आइडियाज़ को दे। तो ये कुछ सोर्स है जहाँ से आइडियाज़ को जनरेट किया जा सकता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज मेथड ऑफ जनरेटिंग द न्यू आइडियाज़ फॉर द प्रोडक्ट आर ब्रेन स्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ एंड एट्रीब्यूट एनालिसिस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस क्या है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों की जानी चाहिए उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे जो 7 स्टेप हम पढ़ने वाले हैं वो लिखेंगे। इसके बाद जब हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं आइडिया जनरेशन का, तो उसके अंदर हम 3 स्टेप्स लिख सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेकेंड आता है फोकस ग्रुप इंटरव्यू, थर्ड आता है एट्रीब्यूट एनालिसिस, ताकि टीचर्स को ये लगे कि हाँ आपने डिटेल में स्टडी किया है हर एक कंसेप्ट को। और एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको 3 to 4 पेजेस ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती, ठीक है। इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए और ये कंसेप्ट जो है ये पॉइंट्स याद रहें। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर क्रिएटिव टेक्निक विद अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प्स इन आइडिया जनरेशन बाय एनकरेजिंग द creativity hidden in many of us. It involves meeting, usually of a group of 6 to 10 people, where participants are free to express any and all ideas they have. Brainstorming का मतलब क्या होता है, जब 6 to 7 पर्सनस आपस में क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी चीज़ में क्या है, स्किलफुल है। हर किसी के पास अपनी अपनी नॉलेज है, अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। तो हर किसी के आइडियाज़ को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और जो भी बेस्ट आइडिया है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसको अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो अपने अपने आइडियाज़ को शेयर अप करते हैं। उसके बाद आता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है, द कंडक्टिंग ऑफ फोकस ग्रुप्स इंटरव्यूज वेरी मच लाइक दैट ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग, बट द मेंबर ऑफ द ग्रुप आर कंज्यूमर्स रेदर देन एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म। अगर हम बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो हमने ग्रुप्स की बात की, जो आपस में 5 to 10 पीपल्स आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, वो कौन होते हैं, वो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोकस ग्रुप क्या होते हैं, सेम एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप, बट यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जगह यहाँ पे कौन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर आइडिया देते हैं, जो भी वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर के प्रोडक्ट है उससे जो प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है, उन प्रॉब्लम के बेसिस पे वो आइडिया दे सकते हैं कि क्या चेंजेस प्रोडक्ट में लाए जा सकते हैं या किस तरीके से इस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया जा सकता है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है इसी का, वो है एट्रीब्यूट एनालिसिस। एट्रीब्यूट एनालिसिस क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट एनालिसिस अनडाउटली हेल्प्स इन रीमार्केटिंग न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड पॉसिबली इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि हम क्या करते हैं, अपने जो नया प्रोडक्ट है या फिर जो हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की उसकी मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहले आइडिया जनरेशन कहाँ से होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ कर सकते हैं, फोकस ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं, और एट्रीब्यूट एनालिसिस। सो बिसाइड द अबव मेथड, विजिटिंग ट्रेड शोज, setting up an idea in the organization and allowing employees to review the ideas, serving customers are some of the other means of generating new product ideas। तो बेसिकली हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ से आइडियाज़ आ सकते हैं, कस्टमर से आ सकते हैं, कॉम्पिटिटर से आ सकते हैं, रिटेलर, सप्लायर, ठीक है। इन सारे सोर्स से हमारे पास क्या हो सकता है, आइडियाज़ आ सकते हैं। ट्रेड फेयर में हम जा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेजेस है, ये कुछ सोर्सेज है जहाँ से आइडियाज़ आ सकते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप ऑफ आइडिया डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अगर हम सेकंड स्टेप पढ़ते हैं, वो क्या है, आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है कि जो भी हमने आइडिया कलेक्ट किया है उसको चेकआउट करना, ठीक है। सो वंस अ रीजनेबल नंबर ऑफ आइडियाज़ हैव बीन जनरेटेड, the next job is to screen them by a group representing as many interests as possible, such as screening enable the idea being looked at from various angles and the implications of conversion of an idea into a product analysis, such as the impact of product development on the labor problems likely to be faced ill productions and sale, etc. So at this stage some idea may get rejected totally, some accepted, and some accepted with modifications.
So some idea may be referred back to the idea giver for modification, seeking clarity, etc. आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है, हमने बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ लिए, उन आइडियाज़ को हम देखते हैं, जज करते हैं कि कौन से आइडियाज़ है जिसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं, कुछ आइडिया होते हैं जिसको हम टोटली एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि ये आइडियाज़ का यूज़ करके क्या हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, क्या वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को पसंद आएगा, क्या ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रॉफिटेबल होगा, क्या इससे हम जो है ऑफ़र कर सकते हैं कस्टमर को, क्या ये इसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या इसकी सेल होगी, किस तरीके से सेल करेंगे या फिर किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, तो क्या अगर हम बनाते हैं डेवलपमेंट करते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। तो जो भी आइडियाज़ है उसको क्या करना, स्क्रीन आउट करना, चेक करना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। Once a product reaches the marketplaces, what is done can't be easily undone. Screening criteria usually concern themselves with three factors: मार्केट, प्रोडक्ट एंड फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि स्क्रीनिंग करने की क्या रिक्वायरमेंट है। आइडिया आ गया, सीधा प्रोडक्ट को बनाओ। मान लो प्रोडक्ट को स्क्रीन आउट नहीं करेंगे, अगर हम चेक नहीं करेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ है, किसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें, ये सबसे पहले देखना होता है कि किसका आइडियाज़ बेस्ट है, किसका आइडिया प्रॉफिटेबल है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा और हमें एक अच्छा मार्केट शेयर्स जो है वो मिलेगा। तो स्क्रीनिंग करना, आइडियाज़ की चेक करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं मार्केट में तो उसको हटाना मार्केट से वो ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के सर्वाइवल के लिए। इस तरीके से जैसे कि हमने आइडिया जनरेशन में पढ़ी 3 स्टेजेस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बारे में, इसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 3 स्टेजेस के बारे में, जैसे कि 3 फैक्टर्स क्या क्या है, मार्केट, प्रोडक्ट एंड फाइनेंसिंग। यहाँ पे भी 3 स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडिया स्क्रीनिंग में। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ मार्केट क्राइटेरिया, ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है, मार्केट क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है। कि मार्केट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती है, मार्केट साइज, शेयर्स, मार्केट ग्रोथ, मार्केट पोजीशनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फीचर्स, कि हम इस प्रोडक्ट को अगर डेवलप करते हैं तो मार्केट का साइज़ क्या है, कितने लोग इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, ऑल ओवर द मार्केट कितना शेयर्स हमें मिल सकता है, मार्केट में क्या ग्रोथ रेट है, आगे फ्यूचर्स में क्या इसकी ग्रोथ रेट होगी, किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करेंगे, किस तरीके से इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट क्राइटेरिया का पार्ट है। अब प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या होता है, प्रोडक्ट क्राइटेरिया हमें बताता है न्यूनेस के बारे में, फिजिबिलिटी के बारे में, सर्विसिंग रिक्वायरमेंट, लीगल कंसिडरेशंस। ठीक है, सर्विस रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आता है लीगल कंसिडरेशन एक्सेट्रा। फाइनेंशियल क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, क्या यहाँ पे कैश का इनफ्लो ज़्यादा है, ठीक है, कैश का आउटफ्लो ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो फर्स्ट था हमारा आइडिया जनरेशन, सेकंड है आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो मेन इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स है वो है मार्केट, प्रोडक्ट एंड फाइनेंस। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कंसेप्ट डेवलपमेंट। कंसेप्ट डेवलपमेंट क्या है, द अप्रूव आइडिया मस्ट नाउ गेट ट्रांसफर इनटू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कंसेप्ट विद अ कंप्लीट पिक्चर रिगार्डिंग द न्यू ऑफर ऑफ द कंपनी। अब हमने क्या किया, आइडियाज़ को स्क्रीन आउट किया, एक पर्टिकुलर आइडियाज़ को हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है, उस पर्टिकुलर आइडिया को लेके हम क्या करते हैं, एक्चुअल में स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उस आइडियाज़ को यूज़ करके बनाएंगे। क्या यहाँ पे इस स्टेज पे हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट किया है, किस तरीके से नए प्रोडक्ट को ऑफर किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप जो है वो है बिजनेस एनालिसिस। मीन्स द फोरगोइंग एनालिसिस इज कैरिड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप with detailed appraisal of the proposal, including the sale forecasting, estimation of the cost, price, profit at different sales level, possible retreat strategy of the competitors and the company likely response to the same, etc. अब हमने पता कर लिया क्या प्रोडक्ट होगा, किस तरीके से हम डेवलप करेंगे, किस तरीके से जो कंपनी है वो ऑफर अप करेगी। अब बिजनेस एनालाइज कर रहा है। बिजनेस एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सेल्स को फोरकास्ट करते हैं, पहले कितनी सेल होगी, ठीक है, कितनी कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी मार्केटिंग करने में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने में, ठीक है, प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। क्या प्राइस होगा, कितना प्रॉफिट हमें लेना होगा, हम रिटेल में कितने में देंगे, होलसेल रेट क्या होगा हमारा, कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटजी है, हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करें। तो यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज आती है, वो आती है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। यहाँ पे ये एक्चुअल स्टेज है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। सो द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन वर्क ऑन कन्वर्जन ऑफ द अप्रूव्ड आइडिया इनटू अ प्रोडक्ट विद ऑल द सजेस्टेड एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में प्रोडक्ट को
बना रहे हैं, ठीक है। Engineering department may meet with total success in manufacturing the product, or it may meet with total failure, or it may be able to come out with a product that may not fully but only partially reflect the original idea। कई बार क्या होता है, जब भी हम एक्चुअली में प्रोडक्ट को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कई बार आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है, कई बार फेल भी हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि जो एक्चुअली में ओरिजिनल आइडिया था उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट नहीं बना पाते। तो ये थी हमारी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। सो उसके बाद आता है सिमिल्टेनियसली विद इंजीनियरिंग डेवलपमेंट द कंपनी ऑल्सो डेवलप द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को ही नहीं बनाते बल्कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ का भी यूज़ करते हैं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, ठीक है, उसको किस तरीके से हम सर्व करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होगी, क्या किस तरीके से पैकिंग करेंगे, लेबलिंग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उसकी प्रमोशन करेंगे, प्राइसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं। इसके बाद आता है टेस्ट मार्केटिंग। प्रोडक्ट हमने बना लिया, हमें पता चल गया, अब मार्केट में जाके क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, एज अ सैम्पल लोगों को बताएंगे कि उनको प्रोडक्ट किस तरीके का लग रहा है, कैसा लगा, ठीक है, उनकी कितनी डिमांड है, कि क्या प्रेफरेंसेस है। वंस द सैम्पल ऑफ द प्रोडक्ट आर रेडी, द कंपनी डज नॉट गो इन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन इमीडिएटली। ये नहीं है कि अगर एक कंपनी ने सैंपल बना लिया तो इमीडिएटली जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। वो पहले चेक करेगी कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लोगों को पसंद नहीं आए तो वो जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो वेस्ट जाएगा। तो पहले क्या किया जाता है, टेस्ट मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है। All cares might have been taken till now to come out with a product that meets the present need of the customers. It is advisable to test market before commencing the commercial production. Test marketing will enable the company to get feedback on its offers before commercial production. एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले कंपनी क्या कर रही है, फीडबैक ले रही है लोगों का, जान रही है कि उनको कैसा प्रोडक्ट लग रहा है। टेस्ट मार्केटिंग विल ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइकली लेवल ऑफ द सेल्स दैट द प्रोडक्ट कैन जनरेट ड्यूरिंग द कमर्शियल सेल। पहले यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि लोगों की कितनी डिमांड है, कितनी सेल हमारी हो सकती है इस प्रोडक्ट को लेके। However, the company should guard against two problem during the test marketing। जब भी टेस्ट मार्केटिंग का यूज़ किया जा रहा है तो बेसिकली टू प्रॉब्लम से बचना चाहिए। क्या चीज़, वन, इट शुड इंश्योर दैट द competing firm do not benefit by advance information on the company strategy which may enable them टेक इफेक्टिव एंटिसिपेटिव मेजर्स। पहला, जो हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म है उसको पता ना चले पहले ही इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि एक कंपनी क्या स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करने वाली है, ठीक है। सेकेंड है, टेस्ट मार्केटिंग शुड नॉट रेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर टू मच, बिकॉज इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू राइज टू द एक्सपेक्टेशन सब्सिक्वेंटली इट्स सेल्स विल बी बैडली अफेक्टेड। सेकंड कहता है कि टेस्ट मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को लेके कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कस्टमर ये सोचे भाई अभी तो ये टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट है, जब एक्चुअल आएगा तो क्या धमाल होगा, और एक्चुअल में जब प्रोडक्ट रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली में जब प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है लेकिन वो कुछ होता ही नहीं, तो अगर ऐसा हुआ तो कम प्रोडक्ट की सेल जो है वो इमीडिएटली गिर जाएगी और कंपनी को लॉस होगा रेदर देन मेकिंग प्रॉफिट। उसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेज होती है, एक्चुअली जब प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाता है, सेल किया जाता है, दैट इज़ कमर्शलाइजेशन। यहाँ पे ये स्टेज होती है टेस्ट मार्केटिंग के बाद जब हम प्रोडक्ट एक्चुअली में मार्केट में सेल आउट करते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेज बिफोर अ कंपनी टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग वेदर टू गो अहेड विद कमर्शियल प्रोडक्शन और व्हाट मॉडिफिकेशन आर स्टिल रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्ट और टू ड्रॉप द एक्सरसाइज टोटली। तो इस स्टेज पे कंपनी को पता चलता है कि क्या उसके प्रोडक्ट लोगों को अच्छे लगे या नहीं लगे, या फिर टेस्ट मार्केटिंग में ये कंपनी को पता चलता है कि क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए या ओरिजिनल प्रोडक्ट जो बनाया है वही लोगों को पसंद आया। वंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज, it should initiate steps for commercial production of the product. It is advisable to keep the time lag between the test marketing stage and the commercial production stage to the barest minimum, since if the time lag is large, there are possibility of changes in environmental factors such as the government policies, country's law, technological factor, consumer choices, etc., which may make the entire exercise futile. क्या कहा गया यहाँ पे, ये कहा गया है कि जो हमारे कमर्शियल प्रोडक्शन है और जो हमारे टेस्ट मार्केटिंग है उसके बीच में ज़्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसमें चेंजेस आने की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आने की वजह से, कंट्रीज़ के लोग में चेंज आने की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, या कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज आने की वजह से अगर ज़्यादा टाइम गैप हुआ तो हो सकता है कि कंज्यूमर कोई और प्रोडक्ट को पसंद कर ले, लाइक कर ले, तो ये एक्सरसाइज कंपनी की क्या होगी, बेकार जाएगी अगर वो टाइमली प्रोडक्ट को
जो है वो लॉन्च नहीं करती। तो इट शुड ऑल्सो बी एम्फेसाइज दैट द कंपनी शुड हैव द गट्स टू abandon the product development exercise at any stage if circumstances warrant, notwithstanding the fact that the investment made so far would go waste since proceeding further will only add to the loss। अगर एक कंपनी को लगता है किसी भी स्टेज पे आके कि अब प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है या प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है, तो कंपनी को और आगे स्टेप नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी और आगे जाती है तो उसको लॉस होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 7 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं ये नहीं कहती कि हर एक लाइन जो है अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जो मैंने समझाया वो आपके माइंड में होना चाहिए। पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक चीज़ को जो है याद रख सकें, ठीक है, हर एक पॉइंट को याद रख सके। आप इस टॉपिक के स्टेजेस के बारे में याद रखिए कि क्या क्या स्टेजेस हैं, आप अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।